नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत महाराजगंज में हुए हादसे की खबर के साथ। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। 2 मजदूरों की अब तक इस हमले में इस हादसे में जान चली गई है। 6 मजदूरों को निकाला गया। अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर है। बन रहे मकान की छत गिर गई थी। कुलहुई क्षेत्र में यह हादसा हुआ। रुद्रपुर शिवनाथ का ये मामला है, जहां पर एक मैरिज हॉल बनाई जा रही थी जिसकी छत की ढलाई का काम चल रहा था। और आज जब छत का काम चल ही रहा था तभी पहले से बनी हुई छत भरभरा कर गिर गई। मलबे के नीचे 10 मजदूर दब गए थे। 6 मजदूरों को निकाला गया है। 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी भी जो मजदूर नीचे फंसे हुए उन्हें निकालने का काम चल रहा है। भारी भीड़ होने की वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 21 दिसंबर को सरसावा मार्केट में सराफा व्यापारी की दुकान पर फिल्मी स्टाइल में इन्होंने चोरी की कोशिश की थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के कब्जे से अवैध हथियार, चोरी का सामान, चोरी के उपकरण और चोरी की वारदात में इस्तेमाल एक कार भी बरामद की गई है। ये 21 दिसंबर को थाना सरसावा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक कस्बा स्थित एक सराफ की दुकान है। वहाँ पर रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से उनका जो गेट काटकर पीछे वाला छत से एंटर करके गैस कटर से गेट काटकर दुकान में प्रवेश किया और जो उनकी तिजोरी है उसे भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन पास ही पुलिस की जो व्हीकल है वो गश्त कर रही थी सायरन बजाकर, तो जिससे वो वहाँ पर मौके से भाग गए और चोरी का करने में विफल रहे। जालौन से खबर, जहां पर प्रधान को गोली मारने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है लक्ष्मण केवट। ये एक शार्प शूटर है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। धन सिंह गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है। पत्नी ने ही प्रधान की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद इस शार्प शूटर ने प्रधान पर गोली चलाई थी। शूटर के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। लक्ष्मण केवट पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उरई कोतवाली के करमेर रोड पर एनकाउंटर हुआ है। उधर अयोध्या में छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी आशु को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। जयसिंह मऊ गांव के पास एनकाउंटर हुआ है। स्कूल जाते वक्त इसने छात्रा पर एसिड अटैक किया था। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इस वक्त छात्रा का इलाज। थाना क्षेत्र में ही जंगल जयसिंह मऊ के पास में पुलिस टीम ने अभियुक्त को घेर लिया। उसे सरेंडर करने के लिए बोला तो अभियुक्त ने सरेंडर ना करके पुलिस टीम पर फायर कर दिया। फायरिंग में हमारे एक हेड कांस्टेबल घायल हुए। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली मजरूब को भी लगी और मजरूब भी घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। घटना क्यों हुई के मोटिव के संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बदायूं में जानलेवा हमला और मर्डर के आरोप में 8 साल से फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक साल 1997 में दातागंज कोतवाली में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2014 में पैरोल पर छूटने के बाद वो जेल लौटा नहीं, फरार हो गया। वो राजस्थान, दिल्ली और बरेली में अपना नाम बदल कर रहने लगा था। पुलिस ने उसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सहारनपुर में देवबंद के खिलाफ धमकी भरा ट्वीट करने के आरोपी को देवबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक झारखंड के सरायकेला के रहने वाले युवक ने विवादित पोस्ट किया था। इसमें एक बार फिर पुलवामा हमला दोहराने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद गंभीर धाराओं में इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। देवबंद की खानका पुलिस चौकी क्षेत्र से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। खुफिया विभाग और पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है
इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर संभल में निजी वेयरहाउस से हुई खाद लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 30 लाख रुपए कैश, 1.5 लाख की खाद तमंचा बरामद हुआ है। मामला चंदौसी कोतवाल इलाके का है। वेयरहाउस से 7 लाख की डीएपी और एनपीके खाद की लूट हुई थी। अभी भी 2 साथी फरार हैं। 26 तारीख को इस संबंध में पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त ट्रक और 95 बोरियां आईपीएल कंपनी के एनपीके बरामद हुए हैं। इसके अलावा 18 बोरी डीएपी जो कि इनके द्वारा जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके द्वारा पूर्व में ही इसी क्षेत्र में एक घटना कारित की गई थी अप्रैल के माह में जराई गांव में। इसी तरीके वेयर हाउस से चोरी इन्होंने लूट की थी, उस संबंध में बरामद हुए हैं। और एक तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है, एक चाकू और 95 कट्टे के अलावा बाकी जो इसमें खाद था उसको बेच के जो इन्होंने पैसे हासिल किए थे लगभग 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इधर हमीरपुर में नायब तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता की पहली पत्नी ने मुस्लिम लड़की से शादी कर धर्म परिवर्तन और दूसरी शादी करने का मुकदमा दर्ज कराया। आशीष गुप्ता, उसकी दूसरी पत्नी और मस्जिद के मौलवी पर सदर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने नायब तहसीलदार, मौलवी और एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया। एसओजी और स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मौदहा तहसील में नायब तहसीलदार की मस्जिद में नमाज पढ़ते फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला। पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन कर इसने दूसरी शादी की है और अब पुलिस केस होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। कल सदर कोतवाली में एक महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके पति, जो कि अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है मौदा में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, और शादी करने के उसमें के लिए ही वहां पे एक दरगाह के मौलवी द्वारा उनका नैतिक धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहरीर दी है, 3-4 लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग हैं जिन सबके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें मौलवी और एक नामजद अभियुक्त मुन्ना, इन सबको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जानकारी इसमें की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है, कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान दिखे। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई ट्रेन, कई फ्लाइट्स देर से चल रही हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से रफ्तार भी थम गई। तो पूरे उत्तर भारत में लगभग यही स्थिति है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से जगह जगह हादसे हुए। रायबरेली में ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। ताजनगरी आगरा में भी कोहरे का कहर दिखा। मुर्गों से भरा एक ट्रक सड़क के किनारे टकरा गया। लोगों ने मदद की जगह गाड़ी में रखे मुर्गों को लूटना शुरू कर दिया। लोग बाइक से मुर्गों को ले जाते कैमरे में रिकॉर्ड हुए। उन्नाव में कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। प्रतापगढ़ में 2 बसें आपस में टकरा गईं। 10 लोग जख्मी हुए इस हादसे में। वहीं बागपत की बात की जाए, यहां पर श्रद्धालुओं की गाड़ी खड़े ट्रक में टकराई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मथुरा से खबर, जहां पर घने कोहरे की वजह से नायब तहसीलदार की गाड़ी और स्कूल बस में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बोलेरो चालक को निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छाता थाना क्षेत्र के एंजल पब्लिक स्कूल की बस सुबह गोवर्धन रोड की तरफ से गाँव के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। सामने से नायब तहसीलदार की गाड़ी आती है।
और उन्हें उनके आवास पर लेकर जा रहा था ड्राइवर। रास्ते में कोहरे की वजह से बोलेरो और स्कूल की बस आपस में टकरा गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चालक कैबिन में ही फंस गया। ये कोहल के कारण एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक बोलेरो क्षतिग्रस्त हुई। बोलेरो आ रही थी सामने से, उसने मोटरसाइकिल वाले से साइड ली है। उसने बोलेरो वाले ने मोटरसाइकिल से साइड लिया आगे, उसने लेका मारा है, एकदम लेका मार के मेरी बस में आके लगा दिया। तो जो सामने जो बोलेरो थी, क्या वो बता रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट विभाग की बोलेरो थी, उत्तर प्रदेश सरकार की बोलेरो थी? हाँ, वो इसमें लिखी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार। उधर बरेली में 2 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक नाले में पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दोनों महिलाएं आ गई। हाफिजगंज इलाके में यह हादसा हुआ है। पीएम मोदी ने बच्चों के एक ग्रुप का एक वीडियो शेयर किया है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग में घुमाया गया। इस दौरान बच्चे बेहद खुश नजर आए। पीएम मोदी का धन्यवाद भी अदा किया। तो क्रिसमस पार्टी की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री आवास पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन था, जिसमें स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास में घूमते ये बच्चे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बीच बातचीत भी उन्होंने प्रधानमंत्री से की। ये वीडियो प्रधानमंत्री ने खुद शेयर किया है। How does it feel? Does anybody want to become the Prime Minister after visiting this office? I want to become the Prime Minister. इधर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2024 और कुंभ मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। माघ मेले को लेकर कैसी तैयारी है, अधिकारियों ने सीएम योगी को पूरी जानकारी दी है। विभागों की ओर से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को भी मुख्यमंत्री ने देखा। समीक्षा बैठक में पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संगम घाट पहुंचे, पूजा अर्चना की, तैयारियों को देखा सामने से। अधिकारियों ने माघ मेले को लेकर की गई तैयारियों का मैप सीएम के सामने रखा। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकती हैं उनको विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कल्पवासियों की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। 3 तस्वीरें हम आज के सीएम के दौरे की दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले संगम घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, दुग्धाभिषेक किया, संगम की आरती उतारी और उसके बाद तैयारियों को देखा। जो व्यवस्थाएं की गई हैं माघ मेले को लेकर, कहां पर टेंट कितने एरिया में बना है, साथ ही शौचालय के इंतजाम और जो संत आएंगे उन्हें लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, आम श्रद्धालुओं को लेकर क्या व्यवस्था है, ये पूरी जानकारी सीएम लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं माघ मेले की समीक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी और इस मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं तीसरे विंडो में। और आज प्रयागराज को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी मिल गया, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान माघ मेला के लिए बन रहे पैंटून पुल को भी सीएम ने देखा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है, यानी कि एक साथ 100 लोग बैठ सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर। साथ ही इस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए ही बोट सेवा की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे अलग अलग घाटों तक जा सकेंगे श्रद्धालु और नदी में भ्रमण भी कर सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े हनुमान मंदिर भी गए, जहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे उनके साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ यहाँ पर तिलक लगाकर, उनके रास्ते में फूल बिछाकर। देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है जब बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव गली तक किस तरह से माहौल राममय किया जाए, इस पर बात हुई है। इसके अलावा हर बूथ स्तर पर बूथ की जीत, चुनाव जीत का मंत्र दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद थे। आज हम लोगों ने जिलों के पदाधिकारियों की बैठक की है और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार 31 तारीख से पहले हमें सभी जिलों की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं, उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है उस काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यशोभूमि द्वारिका मेट्रो स्टेशन पहुंचे। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर हरदीप पुरी ने ई रिक्शा में यात्रा की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यशोभूमि द्वारिका मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने जायजा लिया, मेट्रो की सवारी की और उसके बाद मेट्रो से निकलने के बाद ई रिक्शा में यात्रा करते दिखे केंद्रीय मंत्री। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारिका मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से यात्रा करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ई रिक्शा चालक से बाकायदा बातचीत की, पूछा गंतव्य के बारे में और फिर ई रिक्शा में सवार होकर मंत्री जी आगे निकल गए। उस वक्त यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया केंद्रीय मंत्री को इस तरह से ई रिक्शा में यात्रा करते देख।
इधर बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। मलूक नागर का कहना है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बीएसपी के विधायकों पर चोरी छिपे डाका डाला था। अब कांग्रेस बहन जी मायावती से माफी मांग ले और उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। इंडिया गठबंधन मायावती अगर जुड़ जाती हैं तो मायावती को देश का दलित भी साथ देगा और तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि इंडिया गठबंधन बिना मायावती के बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। अगर मायावती जी से माफी मांग के कांग्रेस उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो फिर ये गठबंधन जीत सकता है। विपक्ष में कई जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन और कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बगैर बीएसपी के साथ मिले नहीं हराया जा सकता। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की 73 से 75 सीट आएंगी। जब ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो ये डाका डाल के ले गए मध्य प्रदेश में 7 विधायक हमारे, राजस्थान में चोरी करके ले गए, उत्तराखंड में झपट्टा मार के ले गए बेईमानी से, उसकी माफी मांगे और पूरे देश में 20-22% इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कर दें, वो सारा का सारा एक। इधर बरेली पहुंचे कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आला हजरत दरगाह पर चादर चढ़ाई और उसके बाद बरेली के मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। लोकसभा की तैयारी पर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर इमरान मसूद ने कहा कि ये फैसला पार्टी का है, हम सभी अपनी पार्टी को मजबूत करने निकले हैं। अब कांग्रेस को एक तरफा वोट करिए और जीत के लिए वोट करिए, किसी को हराने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ये मेहनत की जा रही है। और इस ट्रैप में मुसलमान फंसा हुआ है। देखिए, ये तो निर्णय पार्टी का है, इसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं और हम चाहते हैं, मैंने एक बात कही है कि खास से मैं तमाम दरसगाहों पे, आस्थानों पर, और ये हमने एक यात्रा शुरू की और इसका मकसद ये है कि ख़ास तौर से हमारे लोगों को एक जो नारा लगा करके वोट डालते हैं कि हमें एक पार्टी को हराना है, तो हराने का नारा छोड़ना पड़ेगा हमें। जब आप ये नारा लगाओगे कि हम इकट्ठा होकर वोट डालेंगे और एक पार्टी को सिर्फ हराने के लिए वोट देंगे, तो दूसरे जिताने के लिए ताकत लगाते हैं, आप हार जाते हो। और ये इस वक्त उस पार्टी की जीत की गारंटी बन गया है कि आपका विरोध हो, तो हमने कहा विरोध बंद करना चाहिए। इधर उन्नाव में एक दलित ने एसपी ऑफिस में एएसपी ऑफिस के सामने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या कर ली। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कर्मचारियों ने कंबल और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। बुरी तरह से झुलसे युवक को आनन फानन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से लखनऊ के एमयू रेफर किया गया। आईजी रेंज लखनऊ ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की जांच की। दबंगों पर कठोर कार्रवाई न होने से यह शख्स नाराज था, इसलिए इसने आत्मदाह की कोशिश की है। भाग्यपूर्ण घटना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्रीचंद है, उसने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगाने का प्रयास किया। घायल अवस्था में उसको अस्पताल लेके जाया गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर किया गया है और बेहतर इलाज उसको दिया जा रहा है। किन कारणों से ये घटना को अंजाम दिया, आत्मदाह का प्रयास किया, उन कारणों का गहराई से परिशीलन किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे भी उपाय किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में घटित ना हो। इधर अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अयोध्या जंक्शन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या स्टेशन का नया नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। 30 दिसंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। 30 दिसंबर को अयोध्या को सुपुर्द हो जाएगा ये रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब रेलवे स्टेशन का बीते दिनों निरीक्षण किया था, जिसके बाद ही उन्होंने ये बात कही थी कि अयोध्या जंक्शन का नाम अगर अयोध्या धाम जंक्शन हो तो और भी अच्छा होगा। इससे जो धार्मिक भावना है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। अयोध्या पहुंचने के साथ ही राममय जो माहौल है उसके दर्शन श्रद्धालुओं को हो सकेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।